गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण। आज हम अपने संचयन पाठ पुस्तक से पढ़ेंगे चैप्टर 2 स्मृति। स्मृति के लेखक हैं श्री राम शर्मा। यहाँ स्मृति का अर्थ होगा याद, यानी याद करना, बीते हुए समय को याद करना, भूतकाल की बातें वर्तमान में याद करना, यानी स्मृति। बचपन की एक रोमांचक घटना का लेखक ने सजीव चित्रण किया है। यह एक ऐसी कहानी है कि घटनाओं का क्रम इस प्रकार चलता है कि पाठक शुरू से आखिर तक उनके मन में यह उत्साह रहता है, एक ही बात उनके मन में चलती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेखक ने बालपन की कुछ ऐसी शरारतों एवं नटखट का जिक्र किया है कि कभी कभी नादानी में बच्चे किस प्रकार अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम उन्हीं लेखक जो याद कर रहे हैं, अपने बचपन के दिन को याद कर रहे हैं, वह अपने किस जाल में फंसे हुए थे, उसी का वर्णन लेखक ने हमारे पाठ स्मृति में किया हुआ है। बात उन दिनों की है जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है। सन 1908 दिसंबर का आखिरी या जनवरी का आरंभ महीना था। ऐसी सर्दी में हाथ पांव भी सुन्न पड़ जाते हैं। जब दिसंबर का लास्ट होता है और जनवरी का शुरुआती समय होता है तो उस टाइम में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। अब इतनी ठंडी पड़ती है कि हाथ पैर अपने सुन्न पड़ जाते हैं। लेखक झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। यहाँ झरबेरी का स्टूडेंट्स अर्थ होगा बेर। बेर वो जो रामायण में सबरी ने भगवान राम को खिलाए थे। तभी उसे बड़े भाई बुला लिया, यानी लेखक झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहे थे, तभी उनको उनके बड़े भाई बुला लेते हैं। इससे पहले कि लेखक कुछ और सोचे, भाई साहब ने 2 चिट्ठियाँ मक्खनपुर के डाक खाने में डालने का आदेश दे दिया। यानी लेखक के भाई उनको बुलाते हैं और मक्खनपुर के डाक खाने में 2 चिट्ठियाँ डालने को देते हैं। माँ ने चने भी साथ में भुनवाने के लिए आदेश दे दिए। लेखक के भाई ने उनको 2 चिट्ठियाँ मक्खनपुर डालने के लिए दिए और उनकी माँ ने उनको चने भी दिए कि वहाँ से भुनवा के ले आना। लेखक ने चिट्ठियों को टोपी में रखकर अपने छोटे भाई को भी साथ ले लिया। यानी लेखक जाते हैं और अपने छोटे भाई को साथ में लेके जाते हैं। दोनों ने अपने अपने डंडे भी ले लिए, यानी दोनों भाई चिट्ठी लेते हैं और साथ में अपने अपने हाथ में डंडे लेते हैं। लेखक इस डंडे से कई सांपों को मार चुका था। लेखक जो डंडे लेते हैं स्टूडेंट, उसके पहले वो कई सांप को उससे मार चुके होते हैं, इसलिए उसे डंडे पर बहुत भरोसा था। 4 फलांग की दूरी तय करने पर वे दोनों भाई एक कुएं के पास पहुँचे जिसमें काला सांप रहता था। लेखक अपने मित्रों के साथ स्कूल जाते आते सांप को ढेला मारता था। ढेला मारने से सांप फुकार मारता था। यह दृश्य देखकर लेखक और उसके साथियों को बहुत मज़ा आता था। यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है, यहाँ फुकार का अर्थ होगा सांप की आवाज़ से। लेखक के कहने का अर्थ यहाँ यह है कि लेखक जो डंडा अपने साथ लेके जाते हैं, उस डंडे से पहले वो सांप को मारते थे। लेखक जाते हैं तो उनको थोड़ी दूर पे जाते हैं तो उनको कुआं मिलता है और कुएं में काला सांप रहता है। लेखक अपने मित्रों के साथ स्कूल आते जाते समय वहाँ कुएं में ढेला मारते थे। यहाँ ढेले का अर्थ होगा पत्थर मारते थे और सांप की आवाज़ सुनते थे। यह देख करके लेखक और उनके साथियों को बहुत अच्छा लगता था। कुएं के समीप पहुंचते ही लेखक का शरारती मन फिर से सांप की पुकार सुनने के लिए बेचैन होने लगा। यानी लेखक जब चिट्ठियों को लेकर के डाक खाने में डालने जाते हैं तो कुएं के पास आते हैं तो उनको फिर से ढेला यानी पत्थर मारने का कुएं में मन करता है। उनका मन सांप को ढेला मारने के लिए मचल उठता है। उन्होंने ढेला उठाया और टोपी उतारते हुए ढेले कुएं में फेंक दिया। मगर लेखक का दुर्भाग्य कहें या लापरवाही, उसी ढेले के साथ तीनों चिट्ठियां भी कुएं में गिर जाती हैं। यानी लेखक जब जाते हैं सांप को मारने तो उनकी
टोपी उतार के रखते हैं तो उसी टोपी में चिट्ठियाँ होती है। पत्थर मारने के टाइम वो चिट्ठियाँ कुएं में गिर जाती हैं। यहाँ लेखक ने उसको अपना दुर्भाग्य बताया है। वह चिट्ठियाँ बहुत ज़रूरी थी। अब बड़े भाई की पिटाई से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यानी लेखक मन ही मन में विचार करते हैं कि अब बड़े भाई उनको मारेंगे। यह सोच करके दोनों भाई रोने लगते हैं। लेखक ने कुएं में घुसने की तरकीब सोची। उनके पास धोतियाँ थीं। उन धोतियों को गांठ बनाकर जोड़ा गया और एक सिरे पर डंडा बांधकर कुएं में लटका दिया। दूसरा सिरा छोटे भाई को कसकर पकड़ने के लिए कहा। लेखक कुएं में कूदने को तैयार था और छोटे भाई को यह आश्वासन दिया गया कि लेखक सांप को मारकर जल्दी ही बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ लेखक के कहने का अर्थ है कि लेखक के पास चिट्ठियाँ जब लेखक की चिट्ठियाँ गिर जाती है तो कुएं में, तो लेखक के पास धोतियाँ होती हैं। 4-5 धोतियों की वो लोग रस्सी बनाते हैं और लेखक अपने छोटे भाई को कहते हैं कि तुम ऊपर से कस के पकड़ना, वह कुएं में जा कर के चिट्ठियों को लेकर के वापस आएंगे। लेखक धोती को पकड़कर कुएं में उतरते हैं। अभी वह धरातल से 4-5 फीट ऊपर ही था कि सांप फन फैलाए दिखाई देने लगा। यानी लेखक जब 4-5 फीट नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि सांप वहाँ अपना फन फैलाकर बैठा है। डंडा बीच में ही लटक रहा था। धरातल अत्यधिक चौड़ा नहीं था। यानी कुएं की चौड़ाई कुएं की जो गहराई थी वो गहरी तो थी लेकिन चौड़ी नहीं थी, इसलिए नीचे उतरना जरूरी था। लेखक ने अपना पांव कुएं के बगल पर रखा। मिट्टी के गिरने से सांप ने फुकार मारी। यानी लेखक अपना पैर बाजू बाजू में रखते हैं तो वह जब वहाँ से मिट्टी गिरती है, मिट्टी गिरने की वजह से आवाज़ जब आती है तो सांप भी अपनी आवाज़ निकालने लगता है। अब लेखक के पांव दीवार से हटकर धरातल पर आ गए और अब वे दोनों आमने सामने थे। यानी लेखक और सांप दोनों आमने सामने आ गए। लेखक को चिट्ठियां दिखाई देने पर उन्हें डंडे से सरकाना शुरू कर दिया। यानी लेखक जब सांप के आमने सामने हो जाते हैं तो उन्हें चिट्ठियां दिखाई देती है तो वह डंडे से धीरे धीरे चिट्ठी को खिसकाते हैं। जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुंचा तभी सांप ने डंक मारा। यानी जब लेखक उसको डंडे से लेने की कोशिश करते हैं तो डंडे की आवाज़ सुनकर सांप डंक मारता है डंडे पे। डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। यहाँ लेखक के कहने के अनुसार कि जब लेखक डंडे से चिट्ठी को उतारते हैं तो उसमें सांप डंक मारता है और लेखक के हाथ से डंडा छूट जाता है। डंडे पर डंक के निशान थे। इसी छीना झपटी पर शोर बाहर खड़े भाई ने सुना तो वह चीखने लगा। यानी लेखक और सांप जब डंडे को छीनने झिपटने लगते हैं तो बाहर शोर आवाज़ आती है तो लेखक का छोटा भाई डर जाता है और वह बोलने लगता है। चीखने का अर्थ होगा आवाज़ करना। वह डर के मारे आवाज़ छोटा भाई भी करने लगता है। उसे लगता है कि बड़े भाई को सांप ने मार दिया है। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथ को स्पर्श कर गया। सांप का पिछला भाग लेखक को छू जाता है और लेखक के भाई को, छोटे भाई को ऐसे लगता है कि सांप ने उसके भाई को मार दिया है। अब डंडा लेखक की ओर था इसलिए सांप का आसन बदल गया। वह डंडा फिर से लेखक की ओर आ जाता है जिससे सांप अपनी जगह बदल देता है। लेखक ने चिट्ठियां उठाने में पल भर की देर न लगाई और धोती के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जब सांप अपना आसन बदल देता है तो लेखक तुरंत चिट्ठियां उठा लेते हैं और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर खड़ा छोटा भाई रस्सी को झटपट खींचने लगता है। यहाँ जब लेखक ऊपर आने लगते हैं तो उनका छोटा भाई जल्दी जल्दी रस्सी, यानी धोती से जो उन लोगों ने रस्सी बनाई थी उसको वो खींचने लगते हैं। लेखक को 30 फुट ऊंचा चढ़ना था। यहाँ लेखक को कुएं की ऊंचाई 30 फुट ऊंची थी और वह केवल 11 वर्ष का बालक था। यानी लेखक का छोटा भाई जो था वह केवल 11 वर्ष का था और 30 फीट ऊंची लेखक को ऊपर वो खींच रहा था। वह बुरी तरह हाँफ भी रहा था। यानी लेखक का छोटा भाई रस्सियों को खींचने में बुरी तरह से सांसें उसकी चल रही थी, वो हाँफने लगा, तेज तेज से उसकी सांस चलने लगी। किसी तरह लेखक की 30 फुट की ऊंचाई पूरी
हुई और कुएं से बाहर आया। यानी लेखक के भाई खींचते हैं तो लेखक कुएं से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक बेसुध लेटा रहा। यहाँ स्टूडेंट्स, बेसुध का अर्थ होगा अचेत होना, यानी थोड़ी देर के लिए होश नहीं होना। लेखक ने 1915 में 10वीं पास करने के बाद अपनी माँ को जब यह घटित घटना सुनाई तो माँ का हृदय भर आया। उसने लेखक को प्यार से अपनी गोद में छिपा लिया। यानी लेखक ने जब यह घटना घटी थी तो उन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया, यानी लेखक ने अपने परिवार को नहीं बताया। जब लेखक 1915 में 10वीं पास करते हैं तब अपनी माँ को वह कुएं की बात और सांप की बात अपनी माँ से बताते हैं, तो उनके माँ का हृदय भाव से, यानी दर्द वाले भाव से भर जाता है कि उनका बेटा इतनी मुसीबत को पार करके आया है, और वह लेखक को बहुत प्यार से अपनी गोदी में छिपा लेती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी जीव जंतुओं के साथ खतरे से खेलना नहीं चाहिए, हमें सावधानी से अपना कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।